हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 25 नवंबर है और 24 नवंबर के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि मेरे यहाँ सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड्स में हैं। चलो पहले कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान श्री पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर है सर्प। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी में ऑलरेडी आया हुआ है, आरएस में क्वेश्चन आ चुका है और वो भी 2018 के अंदर ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरी न्यूज़ से ही पूछा गया एक क्वेश्चन है और एक्चुअल में ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। विक्रम 1 डेवलप्ड बाय एन इंडियन कंपनी स्काई रूट इज ए टाइप ऑफ सबमरीन लॉन्च व्हीकल ड्रोन एंड मिसाइल। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। चलो अभी क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को बोला है कि मोर इन्फॉर्मेशन ऑन राइज इन इलनेस निमोनिया क्लस्टर्स। तो अभी क्या हो रहा है कि चाइना में बहुत सारे निमोनिया केसेस निकल रहे हैं। सिर्फ जनरल न्यूज़ के लिए आपको जानना है तो अभी कोविड की तरह निमोनिया केस भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एक तरह से वहाँ पर पूरी सिटी को बंद कर दिया गया है। तो WHO ने चाइना को बोला है कि आप हमें डेटा दो ताकि हम ये वर्ल्ड में महामारी नहीं बने, बट अभी तक चाइना ने इस पर कोई भी अपडेट नहीं दिया है। तो इसके लिए अभी तक WHO ने ट्राई कर दिया है, 2-3 बार चाइना से इन्फॉर्मेशन मांगी है। आपको भी पता है कि चाइना अपनी इन्फॉर्मेशन देने में बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है और वो कभी अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती नहीं है। तो अभी तक डेटा नहीं मिला है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो इस तरह चाइना में एक तरह से कोविड महामारी जैसे फैली थी, उसी तरह अभी ये निमोनिया के केसेज आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं एक्चुअल में क्या होगा। चलो ये न्यूज़ सिर्फ जानने के लिए थी कि अब आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी न्यूज़ आएगी, तब हम अगर इससे रिलेटेड कोई यूपीएससी से रिलेटेड काम की न्यूज़ होगी तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे। एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़ोरदार काम की है, कंबाला पॉलिटिकल राइवल्स कम टुगेदर टू होल्ड कंबाला। तो अब एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कर्नाटका के अंदर है ये रेसेज, मतलब ये आपको न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए रिलेटेड जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या हुआ है कि कर्नाटका के अंदर एक गेम प्ले किया जाता है जिसके अंदर बेल होते हैं, 2 बेल, उनको मड यानी जो कीचड़ वाली ज़मीन होती है उस पर उनको दौड़ाया जाता है। इस तरह से एक कंपटीशन किया जाता है। तो इसका उस गेम का क्या नाम है? कंबाला। तो ट्रेडिशनल बफेलो रेस है इन पेडी फील्ड्स के अंदर, मेनली कहाँ? कोस्टल कर्नाटका में ये गेम होता है। ट्रेडिशनली इसको स्पॉन्सर किया जाता था तुलुवा पीपल के द्वारा। जो तुलुवा पीपल होते हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। अब तुलुवा पीपल कौन है? तो तुलुवा पीपल आर एन एथनिक ग्रुप नेटिव टू साउथर्न इंडिया, जो साउथर्न इंडिया के रहने वाला एक नेटिव ग्रुप है और ये तुलु लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड एज थैंक्स गिविंग द गॉड्स फॉर प्रोटेक्टिंग द एनिमल फ्रॉम डिसीज, यानी ये ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? ऑब्जर्व करने का काम करता है। एज थैंक्स गिविंग टू गॉड्स, यानी बफेलो रेस को इसलिए कंडक्ट की जाती है कि एक तरह से हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं उनकी परंपरा के हिसाब से, फॉर प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स फ्रॉम डिसीज, यानी हमारी जो एनिमल्स है उनको आपने बीमारियों से बचाया है, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इश्यू क्या है? तो क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स, मेन लाइन याद रखना। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है, कंबाला गेम तो कर्नाटका का है लेकिन अगर बेल रेस की जाती है तो उसके अंदर क्रूएलिटी दिखाई जाती है एनिमल्स पर। वायोलेटेड द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो ये एक तरह से वायोलेट करता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के जो रूल्स है उनको वायोलेट करने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? जल्लीकट्टू, बुलोक कार्ट और जो ये कंबाला है इन गेम को बैन कर दिया था 2014 के अंदर। उसके बाद क्योंकि क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स होता है, उन पर अत्याचार होता है, एक तरह से वो भी जीवन है, मतलब वो भी जीवन जी रहे हैं। जब पेड़ पौधों का जीवन देखा जा सकता है तो पशुओं का जीवन क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? देन कर्नाटका गवर्नमेंट प्रोवाइडेड स्टेप्स फॉर फ्री क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स, यानी इसके बाद क्या हुआ? कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेप्स प्रोवाइड की है फॉर फ्री क्रूएलिटी, यानी एनिमल्स पर फ्री क्रूएलिटी का मतलब कि एनिमल्स को क्रूएलिटी मुक्त करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या कहा? कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि अगर जैसे कि ये कंबाला गेम है, हम क्या करेंगे कि हम ऐसे नियम्स बनाने जा रहे हैं जिसके कारण कर्नाटक के अंदर जो ये गेम्स हो रहे हैं उन पर किसी पशुओं पर अत्याचार नहीं हो, सिर्फ एज ए फन के रूप में हो। तो इस तरह कर्नाटका गवर्नमेंट प्रोवाइडेड स्टेप्स फॉर फ्री क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स और इस तरह उन्होंने इस गेम को वापस से ऑन कर दिया और अभी ये गेम कंटिन्यूसली चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बैन कर दिया था लेकिन कर्नाटका में नया लॉ बना के जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बैन किया गया था उसको भी एक्टिवेट कर दिया कि उसमें से क्रूएलिटी वाले पार्ट को हटा दिया है और एक्चुअल में चीज़ें होती है, बट ठीक है अभी जो हो रहा है वैसा ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ो। L&T फाइनेंस साइंस फाइनेंशियल पैक्ट विथ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर $125 मिलियन टू सपोर्ट रूरल बोरोइंग्स। तो अभी ये न्यूज़ से ज़्यादा क्या काम का न्यूज़ है हमारे लिए? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको समझ लो साथ के साथ ही। रीजनल डेवलपमेंट बैंक है इन 1966, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन सा है? तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, स्थापना कब हुई? 1966 के अंदर। इसके अंदर टोटल मेंबर है 68 मेंबर्स। इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर के अंदर इंडिया का नाम आता है। 49 मेंबर तो एशिया से है और एशिया एंड पैसिफिक रीजन से है। 19 मेंबर्स कहाँ से है? आउटसाइड एशिया से है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करते हैं एशिया एंड द पैसिफिक के अंदर। 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है जिसके अंदर एक तो जापान आता है, US आता है, चाइना आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, तो 5 लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के? याद रखना है तो जापान, US, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इन एशियन पैसिफिक रीजन के अंदर।
सबसे इंपॉर्टेंट है 49 तो एशियन पैसिफिक में मतलब रीजन से हैं और 19 मेंबर से आउटसाइड एशिया से। ऑलरेडी यूपीएससी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ ऐसा है कि इसके अंदर 80 मेंबर्स है जो कि एशिया के मतलब एशिया के बाहर से कोई मेंबर नहीं है, तो नहीं, इसके अंदर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिल्कुल एशिया के बाहर से मेंबर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर, यानी फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है मनीला। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज़ आपको ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ सुनो। आज मैंने जो एक पीआईबी के अंदर कल एक न्यूज़ आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए मैंने इसको लेना बहुत ज़रूरी था। द हिंदू के अंदर इतनी न्यूज़ आ नहीं रही है क्योंकि ऑलरेडी मतलब ये फ्राइडे सैटरडे के हिसाब से इतनी न्यूज़ आती नहीं है द हिंदू के अंदर अच्छी, और उसके अंदर इतने खास एडिटोरियल भी नहीं आते हैं। उस केस में क्या हुआ, ये कल एक इतना शानदार पीआईबी आया था तो मैंने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। और न्यूज़ क्या आई थी, प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ पेटेंट ग्रांटेड सो फार इन 2023-24। यानी जो पेटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, पेटेंट प्रोवाइड करने का मतलब आप समझते हो कि पेटेंट जो कि रिनोवेशन के सेक्टर में, रिसर्च के सेक्टर में जो पेटेंट दिए जाते हैं उसको 41,000 जो पेटेंट्स है नवंबर 2023 तक दे दिए सरकार ने। पहले कितने 2014 के टाइम पे 4,000 पेटेंट्स दिए जाते थे और अभी 41,000, मतलब कितना परसेंटेज चेंज हो गया, 10 गुना। तो ये चीज़ें अभी हमको ध्यान में रखनी होगी। तो अभी अब न्यूज़ पढ़ो आप, यूपीएससी के लिए जो काम की न्यूज़ है। इंडियन पेटेंट ऑफिस हैज़ ग्रांटेड हाईएस्ट नंबर ऑफ 41,010 पेटेंट टिल नवंबर 2023। उसके बाद इट फोकस ऑन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्पिटिटिवनेस, यानी इनोवेशन पे फोकस करता है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है एंड कम्पिटिटिवनेस पे फोकस करता है। इंडियन पेटेंट ऑफिस, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक तो गवर्न बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। तो इसको इंडियन पेटेंट ऑफिस को कौन गवर्न करता है, तो इसको गवर्न किया जाता है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल। याद रखना, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड रेगुलेटिंग पेटेंट, डिजाइन एंड जीआई टैक्स, यानी जीआई टैक्स, पेटेंट और डिजाइन सबको एडमिनिस्टर करना और रेगुलेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, इंडियन पेटेंट ऑफिस। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ऑफिस है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। अब पेटेंट्स को समझ लो, पेटेंट्स क्या होते हैं, तो ये एक स्टैट्यूटरी राइट है फॉर ए इन्वेंशन ग्रांटेड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू द पेटेंट्स बाय द गवर्नमेंट। अगर आप कोई इनोवेशन सेक्टर के अंदर हो तो आपने कोई भी नया इनोवेशन किया है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम यानी 15 साल के लिए। नॉर्मली भारत के अंदर टाइम कितना है, 15 ईयर्स, मतलब सॉरी नॉर्मली भारत में 20 ईयर्स है, किसी किसी केस में 15 साल होता है एक्सेप्शन वाले केस में, लेकिन नॉर्मली जनरली पीरियड है 20 ईयर्स। 15 साल इसलिए बोला मैंने क्योंकि एक्सेप्शनली 15 साल भी होता है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। पेटेंट एक्ट 1970 गवर्न दिस अमेंडमेंट इन 2005 एंड 2021 एंड सो ऑन। तो पेटेंट एक्ट 1970 इसको गवर्न करता है, और इसके अंदर पेटेंट एक्ट के अंदर 2005 में भी अमेंडमेंट हो गए हैं, 2021 में भी अमेंडमेंट हो गए हैं। इस तरह इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि इसमें ऑलरेडी अब तक केवल 2 बार अमेंडमेंट हुए हैं तो आपको उसको राइट नहीं करना है, नहीं, इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं और होते रहते हैं। और पेटेंट एक्ट 1970 इसको गवर्न करता है, बस ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी होगी। द टर्म ऑफ एवरी पेटेंट ग्रांटेड इज 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, यानी जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे उस टाइम से 20 साल के लिए पेटेंट वैलिड रहता है। अब आपके क्राइटेरिया क्या होंगे, किस बेसिस पे आपको पेटेंट मिलेगा, कुछ तो बेसिस होगा कि ये ऐसा क्या किया है, तो इट शुड बी नोवेल। अगर कुछ फॉलोइंग कंडीशन में से कुछ कंडीशंस पूरी हो जाती है तो उनको क्या मिल जाएगा, पेटेंट। या तो ये एक नोवेल बन जाए, कुछ ऐसी नोवेल जो बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो। इट शुड हैव इन्वेंशन स्टेप्स और नॉन ऑब्वियस, यानी इसके अंदर कुछ ऐसा हो जो कि इन्वेंशन हो, मतलब कुछ नया है, कुछ नॉन ऑब्वियस है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको पेटेंट मिल सकता है। कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का काम भी कर सकता हो। अब आप इस चीज़ को समझना कि कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नई आई है, नई चीज़ इन्वेंट की है, और जहाँ इन्वेंशन आएगा वहाँ पेटेंट आएगा। तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। अब साथ के साथ अगर इतनी चीज़ें पढ़ी तो ट्रीटी एंड कन्वेंशन भी पढ़ लेते हैं। ग्लोबल लेवल पर ट्रीटी कौन कौन सी है, इंडिया इज मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया तो मेंबर है किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। एंड कमिटेड टू द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब ये चीज़ याद रखनी है, ग्लोबल इंडिया इज मेंबर ऑफ किसका, इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्लोबल लेवल पे एक तो इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इंडिया ने ट्रिप्स एग्रीमेंट को भी साइन कर रखा है, ठीक है, उसके लिए वो कमिटेड है। उसके अलावा एक और एग्रीमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका भी इंडिया मेंबर है। और ये बॉडी कौन सी है, विपो, बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी ये ऐसी बॉडी है जो कि जिम्मेदार है किसके लिए, प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को प्रमोशन करने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड लेवल पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं IPR, उनकी प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए कौन सी बॉडी जिम्मेदार है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, इंडिया उसका मेंबर है। उसके बाद बुडापेस्ट ट्रीटी बनी हुई है ऑन द इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पज ऑफ पेटेंट प्रोसीजर।
तो बुडापेस्ट कन्वेंशन भी इसी से रिलेटेड है। उसके अलावा पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए पेरिस कन्वेंशन बना हुआ है। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी भी बनी हुई है। तो ये सब ग्लोबल लेवल पर ऐसे ऐसे इनिशिएटिव है, ऐसे ऐसे कन्वेंशन से ट्रीटी है जो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पेटेंट्स को। ठीक है, उसके बाद नेशनल लेवल पे एक नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 है। याद रखना, नेशनल लेवल पे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 है। इसका ये कब आई थी पॉलिसी, तो मई 2016 में। ये एक विजन डॉक्यूमेंट है ताकि फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ आईपीआर इन द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो फ्यूचर डेवलपमेंट हो उसका विजन डॉक्यूमेंट है, उस चीज़ को गाइड करने के लिए। ये दिखाता है कि हमारा भविष्य, हमारे भारत का भविष्य क्या होगा, कि आईपीआर को डेवलप करना, कैसे क्या डेवलप होगा, उन सारी चीज़ों को का विजन डॉक्यूमेंट है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016। मैं सारी चीज़ों को डबल बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको साथ ही साथ याद हो जाए। कुछ चीज़ों को, मतलब सारी चीज़ों में नहीं बोलता हूँ डबल, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं 2 बार बोलता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। अब अगर ये सारी चीज़ें पेटेंट को अच्छे से समझा है तो अब हमको ये भी समझना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। पेटेंट आईपीआर का एक पार्ट है, तो अभी मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। आईपीआर क्या होते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्संस ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, यानी अगर उन्होंने अपने मन से कुछ क्रिएट किया है, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट किया है, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, आईपीआर। आपको अधिकार मिलेगा कि दूसरों से श्रेष्ठ होने का अधिकार। तो वो कैसे मिलता है, एक तो पेटेंट, उसके टाइप्स कौन कौन से, एक तो कॉपीराइट हो गया, तो ये एक लीगल टर्म है जिसको यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर हैव ओवर देयर लिटरेसी इन आर्टिस्टिक वर्क। अगर कोई आपने लिटरेरी वर्क किया है, आपने कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है, कुछ ऐसा काम किया है, तो उस केस में, उस केस के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए क्या होगा, ये एक लीगल टर्म है कॉपीराइट, जिसमें एक तो बुक्स हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया और स्कल्पचर हो गया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया बुक्स, एक म्यूजिक, एक पेंटिंग, एक होता है स्कल्पचर। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉपीराइट। पेटेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन। अगर इन्वेंशन के लिए एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट किया जाता है वो है पेटेंट। ये तो अभी आपको जस्ट बता ही दिया था। कॉपीराइट के केस में बुक्स हो गई, म्यूजिक हो गई, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गई, इन सारे केस में मिलता है आपको कॉपीराइट, अगर आपने कुछ नया इन्वेंट किया है, नया क्रिएट किया है तो। ट्रेडमार्क किसके लिए मिलता है, तो ट्रेडमार्क मिलता है कि किसी मतलब एंटरप्राइज या उसको क्या मिलता है, एक एंटरप्राइज को दूसरे एंटरप्राइज से चेंज करने के लिए एक साइन मिल जाता है, उस साइन को बोला जाता है ट्रेडमार्क। तो साइन केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग गुड्स और सर्विस ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दैट ऑफ अदर एंटरप्राइज, यानी एक एंटरप्राइज से अगर अदर एंटरप्राइज में आपको चेंज करना है तो गुड्स और सर्विस को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो साइन होता है उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन भी साथ के साथ ही देख लो। ए डिजाइन में कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल फीचर्स जैसे कि शेप, सरफेस, ओपन आर्टिकल। तो अगर शेप और सरफेस, ओपन आर्टिकल, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर उस इंडस्ट्री की डिजाइन को, जैसे कोर सेक्टर्स है उसके अंदर, जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है तो पेट्रोलियम सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंस है, तो इस तरह इंडस्ट्री की जो डिफरेंट डिजाइंस होती है उन सारी चीज़ें, ये सब कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो आज आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पढ़ लिया, पेटेंट को पढ़ लिया, उससे रिलेटेड सारे ऑफिस को पढ़ लिया है, इस तरह सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लो। ये एक्चुअली किस में आया था, ये टॉपिक अभी रिसेंटली पीआईबी के अंदर से आया था, तो मुझे इस डेटा को भी उठाना पड़ा क्योंकि द हिंदू एनालिसिस तो के अंदर कुछ द हिंदू के अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा यही टारगेट रहता है कि आपको यूपीएससी के लिए प्रॉपर कंटेंट मिले, तो इसलिए उसको उठाना बहुत जरूरी था। हाँ, फ्यूचर में इससे रिलेटेड एडिटोरियल भी आएंगे तब इसको और पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तो आज की बात है वो तो कर ही लेते हैं। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल समझो, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बट फॉर होम। तो ये द हिंदू के अंदर एडिटोरियल आया था, इसको समझो आप कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है बट फॉर होम। तो अभी इसके अंदर मैंने इसके अच्छे से पॉइंट्स निकाल के तैयार किए हैं ताकि आपको बस सुनना है और समझना है। मेन पॉइंट्स क्या है, हमारा टारगेट है इंडिया की हम वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और किसके साथ में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको क्रिएट करनी है। ये तो हमारा विजन है, लेकिन क्या इस विजन को किस आधार पर बनाएंगे, क्या हमारे देश के अंदर भी हंगर रहेगी, क्या हंगर वाला इशू भी चलता रहेगा। अगर हंगर, जैसे कि अभी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, तो क्या 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के बाद भी हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि भारत में अभी भी गरीब लोग रह रहे हैं। तो क्या सिर्फ उन्हीं कुछ अमीर लोगों का ही डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसा ऑथर बोलता है। ऑथर कहता है कि अगर आप हंगर को सोल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कोई भी दूसरे इश्यूज़ को सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसी इकोनॉमी क्रिएट करने वाले हो। ये तो विचारणीय बिंदु है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इसमें ही देखो ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि जापान के अंदर क्या हुआ था कि सुसाइड, जैसे जापान के अंदर, जापान सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था 40 साल तक, आप ये चीज़ सुनना, 40 साल तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था, और उसके बाद जब 2008 के अंदर जो वर्ल्ड वाइड मंदी आई थी, उस टाइम पे चाइना सेकंड पे चला गया था और जापान तीसरे पे आ गया था। तो वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब उनकी सिचुएशन सुनना, अभी थर्ड है, पहले सेकंड था 40 सालों के लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जापान में इतना वर्कलोड है कि वहाँ लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि लोगों को जीना पसंद नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि यार ऐसी, मतलब वो उनकी सेल्फ लोनलीनेस से, यानी लोनली रेट, यानी अकेले रहते रहते मृत्यु हो जाती है। उनको इतना वर्कलोड है उनकी लाइफ पर कि वो अपने माता पिता से नहीं मिल पाते, कितने सालों तक, 5-5 सालों तक अपने मम्मी पापा से नहीं मिल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे एक्ट्रेस नहीं होते हैं जिनको मम्मी पापा बना देते हैं ताकि उनको माँ बाप बोल सके, या फिर जिससे उनकी इकोनॉमी में उससे भी ग्रोथ हो, और बेटे बेटी भी नहीं है तो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं या ऐसे। तो उसके कारण जापान की जो पॉपुलेशन है वो भी बूढ़े होने वाली है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो जब आप ये सोचिए कि अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गई, बट एक्चुअल में क्या ऐसी इकोनॉमी भी क्या काम की,
एज पर ऑथर अल्टीमेटली वो ऐसा कहना चाह रहा है ऑथर कि ऐसी इकोनॉमी भी क्या काम की जहाँ पर सबका विकास ना हो। सिर्फ आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो क्रिएट कर दी, लेकिन क्या उसके साथ में आपने हंगर को ख़त्म किया, लोगों की स्किल को डेवलप किया, लोगों को रोजगार दिया, लोगों को एक विकास की राह दी। उसके अलावा हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य को क्या आपने इंप्रूव किया है। तो अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है तभी उसको बोला जाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो वो सभी चीज़ें अभी जैसे जापान के अंदर क्या है, जापान की स्ट्रेंथ है स्किल्स ऑफ पीपल, यानी लोगों की क्षमता। तो जापान के अंदर ये खास बात है, लेकिन वहाँ पर एक ही इशू है कि उन्होंने स्किल्स पर तो ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने दूसरे फैक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को लार्जेस्ट बनाने पर तो ध्यान दिया, बट उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उनके यहाँ सुसाइड, डेथ और ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। अब इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ इंक्रीजिंग बट टारगेट इज़ फार अवे। हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन अभी हम उस टारगेट 2028 तक हमको ये अचीव करना है, लेकिन अभी हम उस टारगेट से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अगर हमें उस टारगेट को अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सभी वर्गों का समान विकास और सभी वर्ग एक तरह से सभी वर्गों को रोजगार मिले। सभी वर्ग का तात्पर्य ये हो गया कि हर समाज का हर तबका, जैसे कोई अमीर तबका है। अब हमारे इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया की एज पर ऑथर आर्टिकल में मतलब जो एडिटोरियल उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया की जो 41% वेल्थ है उसको कितनी % पॉपुलेशन कवर करती है, 1% ऑफ पॉपुलेशन कवर्स 41% वेल्थ। अब आप सोचिए केवल 1% पॉपुलेशन के पास 41% वर्थ है इंडिया की, इसका मतलब तो बहुत बड़ी बात हो गई है। और जो 50% पॉपुलेशन उनके पास केवल 3% वेल्थ है। मतलब इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, दो तबकों के बीच में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन। एक तबके के पास 41% वेल्थ, 1% तबके के पास केवल 3% वेल्थ। मतलब आप सोचिए कि टारगेट हम अचीव तो कर लेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट किनके विकास पर, केवल 1% तबके के विकास पे। तो ये तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। अब ऑथर और बोलता है कि 64% ऑफ जीएसटी इज पेड बाई बॉटम मीडियम क्लास पीपल, यानी जो बॉटम मीडियम क्लास पीपल होते हैं उनके द्वारा 64% जीएसटी पे की जाती है। हम हर बार सुन रहे हैं कि 1,30,000 करोड़ का जीएसटी इस बार इतनी रेवेन्यू कलेक्ट हुई, 1,50,000 करोड़, 1,60,000 करोड़, इस तरह। तो उस 64% उसका 64% हिस्सा तो बॉटम और मीडियम क्लास पीपल के द्वारा पे किया जाता है। जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि 64% पीपल तो जीएसटी पे कर रहे हैं, और आप सोचिए कि वेल्थ कितने लोगों के पास है, केवल 1% लोगों के पास में। तो जो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है उसके कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा इशू, उसका रीजन क्या है, लोगों के बीच में एजुकेशन एंड स्किल की कमी। जिनके पास हुनर है उन्होंने तो पैसा अर्न कर लिया है, लेकिन जिनके पास हुनर नहीं है या जो फ्री बीज जैसी सुविधाओं के चक्कर में रहना चाहते हैं, वो अपने आप को ग्रोथ ही नहीं करवाना चाहते हैं। तो इस टाइप की लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल पॉलिसी के कारण हमारे इंडिया के अंदर इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो अब हमें क्या नीड है कि हम एजुकेशन को बढ़ावा देवें, स्किल को बढ़ावा देवें। हर व्यक्ति को, जैसे कि एजुकेशन के अंदर स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चों को शुरुआत से उसी हिसाब से तैयार किया जाए कि जिसमें उनका इंटरेस्ट है उस हिसाब से उनको एजुकेशन दिया जाए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वैसे ही थीम है, लेकिन क्या सारे स्टेट उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे? अगर सारे स्टेट उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हैं, सेंटर उनको प्रॉपर्ली डायरेक्शन देकर काम करे, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तभी जाके इतना बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल होगी। इसके लिए हमारे ऑथर बोलता है कि इसके लिए हमारी सरकार को ऐसी पॉलिसी, ऐसे इनिशिएटिव्स लाने चाहिए जिसके कारण ये सारी दुविधाएं दूर हो सके। अब 80 करोड़ सिटीजन्स को फ्री राशन मिल रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लें तब हम ये फ्री राशन की जगह लोग खुद अपने आप में एक्सेप्ट करें कि हमको फ्री राशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना पैसा अर्न कर रहे हैं, हमको नीड ही ना हो। तो इस टाइप की जो ज़रूरत हो, हमको इस जो आंकड़ा है 80 करोड़ लोगों का, इसको भी कम करना है कि उन लोगों को फ्री राशन जो मिल रहा है उस आंकड़े को हमको क्या करना है, कम करना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी के अंदर देखो कि साथ के साथ पर कैपिटा इनकम और $2400, यानी अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है, $2400, यानी $2400 की पर कैपिटा इनकम है। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई $2400 की पर कैपिटा इनकम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर $2400 पर कैपिटा इनकम यानी एक आदमी की इनकम है, और पर कैपिटा जो इंडेक्स हुई है उसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी आई है, 149वीं रैंक, 149 रैंक। मतलब आप इस छोटी सी चीज़ को समझिए कि इंडिया के अंदर 194 लोगों के अंदर 149वीं रैंक आई है। मतलब आप सोचिए कि इंडिया की सिचुएशन, इंडिया उन सारी कंट्रीज में कितना पीछे है। तो हमको ये चीज़ समझनी होगी कि पर कैपिटा इनकम को भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। वो सब कैसे होगी, स्किल बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड। तो ये सारी पॉलिसीज हमको लानी होगी। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं, आज हमने एक एडिटोरियल जो कि 5 ट्रिलियन इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला जो एडिटोरियल था उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके अलावा पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सारे टॉपिक्स को हमने बहुत ही शानदार तरीके से समझा है, अच्छे से पढ़ा है। उसके अलावा नेक्स्ट कंबाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बुलेट कार्ड वाला, उसको समझा है। अब आप बोलेंगे कि यार आज तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्चुअली, तो कल की न्यूज़पेपर में थी नहीं इन्फॉर्मेशन, जो काम की थी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो मैंने ले ली है, और जो एक इन्फॉर्मेशन तो मुझे पीआईबी से उठानी पड़ी, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन घिसी-पिटी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अभी हमको वी नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स। जैसे कभी एक दिन बहुत अच्छा न्यूज़पेपर आया था, तो उसमें मेरी वीडियो 45 मिनट्स की बनी थी,
रीजन क्या था 45 मिनट्स की वीडियो बनने का? ओनली वन रीजन, क्योंकि हमारे लेक्चर्स अगर तभी इंपॉर्टेंट मतलब हो पाएंगे जब द हिंदू के अंदर कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जनरली 10 दिन में एक दिन ऐसा निकलता है, या मोस्टली फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन ऐसे होते हैं, संडे के दिन भी ऐसा हो जाता है एडिटोरियल नहीं आते, या बहुत बार तो ऐसा होता है काम की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तब हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब हम वैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन जो द हिंदुस्तान टाइम्स, PIB और वहाँ से जहाँ से भी हमको UPSC के लिए अच्छा कंटेंट मिलता है हम लेते ही हैं। लेकिन कुछ केस में हम ऐसा करते हैं कि अगर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर हमारे पास भी कोई अल्टरनेट नहीं होता है। इसलिए आज वीडियो थोड़ी छोटी होगी, तो इसके लिए सॉरी। विक्रम वन डेवलप्ड बाय एन इंडियन कंपनी स्काई रूट इज ए टाइप ऑफ, इसका आंसर आपको बताना है। कल का मैंने आपको सर्प आंसर बता दिया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।